हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रांत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज लेक्चर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ के अपने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट फ्लाइट के बारे में। जो फर्स्ट फ्लाइट बुक का आपका चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। चैप्टर नंबर 1 कौन सा आपका? अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर का नाम है जीएल फ्यूंटेस। क्या नाम है दोस्तों? जीएल फ्यूंटेस। तो क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं, अ लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूंटेस। ठीक है जी, फुल ऑफ एनर्जी और पूरी ताकत के साथ हम चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आर यू रेडी? चलते हैं दोस्तों और शुरुआत करते हैं आज की पढ़ाई की। देखो यार, सबसे पहले हम राइटर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हालांकि राइटर के बारे में एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिसकी आप मतलब स्टोरी पढ़ रहे हो उसके राइटर के बारे में जानना ज़रूरी है। देखो भाई, सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रिगोरियो लोपेज, यानी जो चैप्टर के राइटर हैं वो कौन है? उनका पूरा नाम है ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटेस। ठीक है, तो आप जीएल फ्यूंटेस की फुल फॉर्म समझ गए होंगे। क्या है फुल फॉर्म? ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटेस। ये एक मैक्सिकन नोवेलिस्ट हैं। ठीक है, कौन है? मैक्सिकन नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट का क्या मतलब होता है? नोवेलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, यानी जो नोवेल को लिखते हैं। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं हम। ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटेस वाज ए मैक्सिकन नोवेलिस्ट। क्या लिखा हुआ है? नोवेलिस्ट, पोइट तो आपको पता होगा, कवि, एंड जर्नलिस्ट होता है पत्रकार। ही वाज वन ऑफ द लीडिंग क्रॉनिकलर्स ऑफ द मैक्सिकन रेवोल्यूशन। क्रॉनिकलर्स का मतलब होता है बच्चे इतिहासकार। ठीक है, क्या होता है? इतिहासकार। ठीक है, इनकी आपको डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दी हुई है यहाँ पे। 17 नवंबर 1897 वेराक्रूज मैक्सिको, और 10 दिसंबर 1966 मैक्सिको सिटी मैक्सिको। नेशनैलिटी क्या थी इनकी? ये मैक्सिकन थे भाई। ठीक है, और मूवीज़ की अगर बात करें तो अल इंडिगो में इन्होंने काम किया हुआ था। अब चलते हैं हम आगे। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी स्लाइड में राइटर के बारे में। आई होप इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, छोटी सी बातचीत थी। हम चलते हैं अब आगे। देखो यार, कुछ वर्ड मीनिंग जो आपके पिछले पैराग्राफ के अंदर आई, जैसे जर्नलिस्ट एक वर्ड था। क्या था? जर्नलिस्ट। ठीक है, ये सारी की सारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से उठाई गई वो कैब है। तो बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से मैंने डाटा कलेक्ट किया आप लोगों के लिए, ताकि आपको हर लेवल पर पढ़ने में आसानी हो। तो देखते हैं दोस्तों, जर्नलिस्ट का क्या मतलब होता है। जर्नलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन whose job is to collect and write about news in newspaper and magazines or to talk about it on the television और रेडियो। यानी समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में संकलित समाचारों पर लेखन करने वाला, या टेलीविज़न अथवा रेडियो पर उन पर चर्चा करने वाला व्यक्ति, यानी बेसिकली हम कह सकते हैं पत्रकार। कौन होता है जर्नलिस्ट? पत्रकार। ठीक है भाई, साथ साथ आपकी वो कैब भी तैयार करवाता चलूँगा, तो आप नोट करते रहना, आपको अलग से कहीं वो कैब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, एक वर्ड आया नोवेलिस्ट। नोवेलिस्ट अपने आप में क्या हुआ दोस्तों? नाउन हुआ। ठीक है, इसका प्लरल क्या हुआ? नोवेलिस्ट्स हुआ। एस लगा दिया तो प्लरल फॉर्म बन गई। ए पर्सन हु राइट्स नोवेल्स, जो नोवेल्स को लिखता है वो क्या होता है? हमारा उपन्यासकार, यानी जो उपन्यासों को लिखता है वो क्या हुआ? नोवेलिस्ट। ठीक है, एक वर्ड आया क्रोनिकलर्स। तो क्रोनिकलर्स हमारे कौन होते हैं दोस्तों? ए पर्सन हु राइट्स अकाउंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स। यानी अगर मैं इसे हिंदी में समझने की कोशिश करूं तो क्रोनिकलर्स होते हैं हमारे इतिहासकार। कौन होते हैं? इतिहासकार। ठीक है जी, कौन होते हैं? इतिहासकार। इतिहासकारों को बोला जाता है जो
क्या करते हैं, राइट अकाउंट्स ऑफ इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो लिखते हैं, जो कि हिस्टोरिकल होते हैं इवेंट्स। एक वर्ड आया रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ दोस्तों, एक जैसे आपने सुना होगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के अंदर हुई थी जो, ठीक है, उसी की तरह होता है रेवोल्यूशन, यानी क्रांति। हिंदी में हम क्या कहते हैं, क्रांति, ठीक है। जन समूह शासन व्यवस्था को बदलने का प्रयास, विशेषता हिंसक रीति से, यानी एग्रेसिव होकर जब हम सरकार को बदलने की कोशिश करते हैं, शासन को बदलने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रांति। एक्शन टेकन बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल टू ट्राई टू चेंज द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री स्पेशली बाय वॉयलेंट एक्शन, यानी उग्र होकर, गुस्सैल तरीके से जब हम किस चीज़ को में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रांति, रेवोल्यूशन, ठीक है भाई। तो ये कुछ वोकैब थी। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी समरी देखते हैं चैप्टर की। समरी अ लेटर टू गॉड। अब देखते हैं चैप्टर की थोड़ी सी समरी, ठीक है, ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए आपको चैप्टर के बारे में। तो इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल क्या होता है दोस्तों, किसी भी न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन के अंदर, या आप कह सकते हो स्टोरी के अंदर लिखा हुआ एक जो पैराग्राफ होता है उसको हम आर्टिकल कहते हैं। इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग अबाउट अ लेटर टू गॉड समरी, यानी आप क्या पढ़ोगे, जो लेटर टू गॉड है उसकी समरी पढ़ोगे, ठीक है। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, ऑथर यानी ऑथर होता है राइटर, राइटर के बारे में पढ़ोगे। अ लेटर टू गॉड, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है, इज़ जी.एल. फ्यूंटेस। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, जो ऑथर है लेटर टू गॉड के, वो कौन है, जी.एल. फ्यूंटेस हैं, ठीक है जी, ग्रिगोरियो लोपेज फ्यूंटेस। अभी पीछे मैंने फुल फॉर्म बताई थी जी.एल. की आपको। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ दैट टाइम, मतलब वो एक महानतम क्या थे, लेखक थे उस समय के, ठीक है जी। ही वॉज ए मैक्सिकन पोइट, यानी वो मैक्सिकन पोइट थे, लेखक थे, मैक्सिकन लेखक थे, नोवेलिस्ट थे, नोवेल लिखते थे, एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट, एक पत्रकार भी थे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड हैं, रिवॉल्व्स, अनक्वेश्चनेबल, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, द स्टोरी, जो स्टोरी है रिवॉल्व्स अराउंड, ये किसके चारों तरफ घूमेगी स्टोरी, द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ, फेथ यानी विश्वास, अनक्वेश्चनेबल यानी जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, जिस पे कोई क्वेश्चन ना कर सके, गॉड यानी अलमाइटी यानी भगवान, ठीक है। यानी ये स्टोरी जो है ना, ये भगवान के ऊपर अंधा विश्वास को लेकर है, यानी अगर मान लो कोई इंसान है और उसका भगवान पर अंधा विश्वास है, तो ऐसे ही इस कहानी का जो एक कैरेक्टर है लेंचो, वो क्या है, भगवान पर अंधा विश्वास करता है, भगवान को इतना मानता है कि वो एक लेटर लिख देता है भगवान को। तो इतना इनोसेंट होता है वो, और इतना ज़्यादा उसका भगवान पे विश्वास होता है कि मतलब वो भगवान को लेटर ही लिख देता है। तो उसी का बता रहे हैं कि दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड, मतलब भगवान पर बेहद भरोसा था उसे, अनक्वेश्चनेबल, जिस पे कोई डाउट ही ना कर सके, इस तरह का भरोसा था। द स्टोरी हियर माने यहाँ, इज़ द वन टेकिंग प्लेस इन लैटिन अमेरिकन कंट्री। लैटिन अमेरिकन कंट्री यानी जो लैटिन अमेरिकन देश हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्री। लेंचो अ फार्मर, एक किसान था लेंचो, वो इज़ द प्रोटैगनिस्ट, ध्यान से देखना इस वर्ड को, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है, यानी जो मेन कैरेक्टर होता है किसी स्टोरी का या किसी मतलब ड्रामा का या फिल्म का, जो मेन कैरेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है जी। ऑफ द स्टोरी राइट्स ए लेटर टू गॉड, वो क्या करता है लेंचो, भगवान को लेटर लिख देता है। इन द लेटर, लेटर के अंदर क्या लिखता है, ही सीक्स, सीक्स का मतलब होता है ढूंढना, हेल्प फ्रॉम दी, आगे चलते हैं, हेल्प फ्रॉम दी अलमाइटी। अलमाइटी क्या होता है, अलमाइटी मतलब गॉड यानी भगवान। एज ही डिस्कवर्स हिज एंटायर क्रॉप यील्ड हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय ए डेवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म,
यानी वो कह रहा है कि उसने भगवान को, अलमाइटी को लेटर लिखा था एज ही डिस्कवर्स, क्योंकि उसने ऐसा पाया था। हिज एंटायर क्रॉप यानी फसल, यील्ड यानी पैदावार, हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड यानी तबाह हो गई थी, डिस्ट्रॉय माने तबाह होना, बाय ए डिवास्टेटिंग का मतलब होता है पूर्णतः विनाशकारी, हेल स्ट्रॉम। ठीक है जी, एक जो हेल स्ट्रॉम आया था उसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी फसल जो पैदावार थी वो क्या हो गई थी, तबाह हो गई थी दोस्तों। यहाँ पर जो हेल स्ट्रॉम लिखा हुआ है दोस्तों, इसका मतलब होता है ओला आंधी, यानी बहुत तेज़ बारिश आई थी और आंधी आई थी, मतलब तूफान, और जिसमें ओले पड़ने लगे थे, और उस वजह से क्या हुआ था, उसका जो फसल थी वो सारी की सारी तबाह हो गई थी। हेल स्ट्रॉम का मतलब होता है ओले वाला तूफान, मतलब बहुत तेज़ हवा चले और साथ में ओले भी पड़े, तो उसे कहते हैं हेल स्ट्रॉम। ऑल दो हिज विशेज गेट फुलफिल्ड पार्शली, हालांकि उसकी जो विश थी वो पार्शली पूरी हो गई थी, इफ़ नॉट कम्प्लीटली, अगर पूरी तरीके से नहीं हुई थी तो। ही रिमेन्स अनग्रेटफुल होता है मतलब अगर आप किसी के ग्रेटफुल ना हो, ठीक है, आप किसी का एहसान ना मानो तो उसे क्या कहते हैं, अनग्रेटफुल, उपकार ना मानने वाला। इन दी एंड यानी एंड में वो क्या था, अनग्रेटफुल ही था, हालांकि उसकी विश क्या थी, आधी पूरी हो गई थी, फिर भी वो क्या था, अनग्रेटफुल था। मोर ओवर ही क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मोडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर्स, उसने क्या किया था, क्वेश्चन किया था ऑनेस्टी एंड मोडेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, मोडेस्टी यानी शालीनता, ऑफ द पोस्ट मास्टर्स, उसने पोस्ट मास्टर की शालीनता और ईमानदारी पे शक किया था। हालांकि वो पोस्ट मास्टर ही था जिसने उसकी मदद की थी, जिसने क्या की थी, जिसने लेंचो को पैसे भेजे थे, भगवान ने पैसे नहीं भेजे थे, पोस्ट मास्टर ने ही उसे 70 पैसोज भेजे थे, लेकिन उसने क्या हुआ था, 100 पैसोज मांगे थे। पैसोज यहाँ पे करेंसी का नाम है, तो उसे ऐसा लगा था कि जैसे 30 पैसोज इन जो डाकिया है यहाँ पे, जो पोस्ट मैन है और पोस्ट मास्टर है, इन्होंने बीच में कहीं चोरी कर लिए और भगवान ने उसे शायद पूरे भेजे थे, तो इसलिए वो अनग्रेटफुल था और दुखी हो गया था कि भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते कि पैसा जो है कम भेजें या मेरी कही हुई बात को ना माने, क्योंकि भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, अंदर आत्मा की भी बात जानते हैं, किसी के कंसाइंस में क्या चल रहा है वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अनग्रेटफुल था। हाउएवर दीज वर द ओनली बिगिंस वो एक्चुअली हेल्प्ड हिम, हाउएवर दीज वर द ओनली बींग्स यानी ह्यूमन बींग्स होते हैं ना जो, यानी यही ओनली बींग्स थे, यही मनुष्य थे, यही लोग थे जिन्होंने हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम, जिन्होंने मदद की थी विद मनी, पैसे से, एनोनोमसली यानी गुप्त रूप से, ठीक है दोस्तों, गुप्त रूप से, इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर। यानी लेंचो को तो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने मदद की है, लेकिन एक्चुअल में मदद किसने की थी, एक्चुअल में मदद की थी इन्हीं बींग्स ने, यानी इन्हीं लोगों ने जो पोस्ट ऑफिस के थे, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन। ये सारी कहानी क्या है, ये छोटी सी समरी में आपने जानी, इसे आप डिटेल्ड तरीके से जानते हैं। उससे पहले देखते हैं कुछ वोकैब जो इस समरी के अंदर आपने देखी। देखो दोस्तों, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल मैंने बताया था एन ऑब्जेक्ट स्पेशली वन ऑफ सेट, किसी सेट का भाग, ठीक है भैया। आपका यहाँ पे जो मतलब है मेनली वो ये है, समाचार पत्र या पत्रिका में कोई लेख, ठीक है, तो आप इस वाले को अंडरलाइन कर लो और इसको रहने दो, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आर्टिकल का मतलब है, आपके जो मैंने समरी पढ़ाई उसमें जो आर्टिकल वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब है समाचार पत्र या पत्रिका में कोई लेख, अ पीस ऑफ राइटिंग इन ए न्यूज़पेपर और मैगजीन, ठीक है जी। लेकिन आर्टिकल के और भी मतलब होते हैं, जैसे इंग्लिश के अंदर आपने आर्टिकल पढ़े होंगे ए एन द, ठीक है ना, क्या आर्टिकल पढ़े आपने, ए एन द होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और ए एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, इसके बारे में ग्रामर में समझेंगे। आप मीनिंग समझ सकते हो, सिर्फ जो आपका इस चैप्टर में मीनिंग है वो यहाँ है समाचार पत्र या पत्रिका में, लेकिन इसके अलावा कुछ और जो ज़रूरी आपको जानने के लिए हैं, जो आपके लिए काम आने वाली चीज़ें, वही मैंने लिखी है, फालतू का कुछ भी नहीं लिखा जिससे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, क्योंकि आप जानते हो ग्रामर के अंदर भी ए एन द, डेफिनेट, इनडेफिनेट ये आपको पढ़ना ही है, तो मैंने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। थोड़ी बहुत जानकारी जो
उनसे रिलेटेड है और आपको जाननी जरूरी है शब्दों से, वही मैंने लिखी है। जैसे एक मतलब इसका देखें, वस्तु, सामान, विशेषता, किसी सेट का भाग, आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, यानी वही मतलब हो गया। इसका प्लरल का अगर मैं देखूं तो आर्टिकल्स हो जाएगा दोस्तों। यानी आपको जो यहाँ पे आर्टिकल का मतलब समझना है वो समझना है समाचार पत्र या पत्रिका में कोई लेख, ठीक है। अनक्वेश्चनेबल की अगर मैं बात करूं तो अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ दोस्तों, ठीक है। अनक्वेश्चनेबल का मतलब होता है निर्विवाद, यानी जिस पे कोई क्वेश्चन ना उठा सके, जिस पे कोई सवाल या निशान ना उठा सके, जिसको लेके कोई विवाद ना हो। तो उसका अनक्वेश्चनेबल फेथ था भगवान के ऊपर, किसका, लेंचो का, जो इसका मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, ठीक है। प्रोटैगोनिस्ट आप हिंदी में देख सकते हैं प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट, इस तरीके से आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से, प्रोटैगनिस्ट, ठीक है जी। प्रोटैगनिस्ट होता है किसी नाटक, फिल्म या पुस्तक का प्रधान पात्र या नायक, ठीक है, मेन कैरेक्टर। इन्हें फिल्म और बुक, किताब में या फिल्म के अंदर मेन कैरेक्टर। इसका प्लरल क्या हो जाएगा, एस लगा के प्लरल बना सकते हैं, प्लरल, ठीक है। सिंगुलर और प्लरल आप जानते होंगे दोस्तों। इसके बाद अगर अगले वर्ड पर चलूँ, एक वर्ड आया था आपके सामने, सीक। क्या आया था, सीक। सीक का क्या मतलब होता है, सीक मतलब होता है कुछ ढूंढने या पाने की कोशिश करना, ठीक है, तलाश करना। सीकी के बाद अगर अगले वर्ड पे मैं चलूँ तो अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ अलमाइटी। अलमाइटी का मतलब होता है गॉड, जो यहाँ पर आपका मीनिंग है चैप्टर के अंदर वो है गॉड। सर्वशक्तिमान भी कह सकते हैं, बहुत बड़ातिशाली, जो मेनली अलमाइटी का मीनिंग होता है और जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो करते हैं भगवान के लिए। ईश्वर परमात्मा को हम क्या कहते हैं, अलमाइटी, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आया था डिस्कवर। डिस्कवर होता है किसी नई बात का पता लगाना या उसे जानना, ठीक है। तो आप डिस्कवर का मीनिंग देख सकते हैं। दूसरा क्या मीनिंग है, अप्रत्याशित रूप से खोज निकालना या उसे जान लेना, ठीक है भाई। जैसे लेंचो यहाँ पे पिछला समरी में डिस्कवर वर्ड आया था, तो डिस्कवर का मतलब वही था कि जान लेना, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जान लेना। एंटायर का क्या मतलब होगा, एंटायर का मतलब होगा संपूर्ण, पूरा, समूचा, ठीक है। वूल और कंप्लीट, ठीक है भाई। क्रॉप क्या होती है, अन्न के पौधे, ठीक है। अन्न, फल, सब्जी आदि पैदावार हम कह सकते हैं, उपज। तो क्रॉप का मतलब हो गया ये। क्रॉप का मतलब दो और होता है, इसको मैं एक साथ लगा देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या, ये अब सही है। ये देखो भाई, क्रॉप का जो मतलब हुआ ना, क्रॉप का मतलब जैसे कहते हैं ना, फ़ोटो होता है, जैसे आपने सुना होगा फ़ोटो को क्रॉप कर दो, तो काट कर बहुत छोटा करना भी इसका मतलब होता है, ठीक है। और क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल उगाना, ठीक है। तो एक मतलब हमने जाना फ़ोटो को काट के छोटा करना, और ये आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको काम आएगी। फालतू का कुछ नहीं बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि फालतू का है ये। फ़ोटो क्रॉप करना हम अक्सर सुनते हैं, तो ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, वरना आप फिर कहीं और ये वर्ड पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि क्रॉप का मतलब बताया था फसल, ये छोटा करना या काटना कहाँ से हो गया। तो ताकि आप पजल्ड ना हो, आप कंफ्यूज ना हो, आपकी कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए जो मिलती जुलती चीज़ें उन्हें मैं यहाँ आपके सामने लेकर आता हूँ, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगली मीनिंग पर। ये भी आपका क्या है, ये भी एक तरीके से द अमाउंट दैट इज़ प्रोड्यूस, उपज, उत्पादन, पैदावार। मतलब दो मतलब आप समझ सकते हो, एक तो पैदावार और एक टू कट समथिंग वेरी शॉर्ट, ठीक है भाई। चलते हैं अगली मीनिंग पर। देखो एक वर्ड है डिस्ट्रॉय। क्या वर्ड है, डिस्ट्रॉय।
टू डैमेज समथिंग सो बैडली दैट इट कैन नो लॉन्गर बी यूज्ड और नो लॉन्गर एग्जिस्ट। किसी वस्तु को इस तरह हानि पहुंचाना कि वह इस्तेमाल ना हो सके या समाप्त हो जाए, यानी नष्ट करना। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। डिवास्टिंग होता है पूर्णतः विनाशकारी, ठीक है। हेल स्टॉर्म की अगर मैं बात करूं तो होती है मूसलाधार बारिश या ओला आंधी आप कह सकते हो, ठीक है। हेल यानी ओला और स्टॉर्म आंधी, ठीक है। ए स्टॉर्म ऑफ हैवी हेल। ऑल्दो का मतलब होता है भाई हालांकि, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट। ये सेंटेंस आपको दे रखा है, अगर आप समझना चाहो सेंटेंस के थ्रू कि ऑल्दो शी वाज टायर्ड शी स्टेड अप लेट वॉचिंग टेलीविज़न। हालांकि वो थकी हुई थी फिर भी वो देर तक क्या करती रही, टेलीविज़न देखती रही। अनग्रेटफुल एक वर्ड आया था दोस्तों। साथ साथ आपकी वोकैबलरी तैयार हो रही है। अगर आप इस तरह से अपनी वोकैब बिल्डिंग को करते हुए चलोगे, अपनी वोकैब को बिल्ड करते हुए चलोगे, तो आगे चलकर जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दोगे या किसी बड़े लेवल की तैयार करोगे, अगर आप अपने बेस को इस तरीके से बना के चलोगे और इस तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलोगे अभी से, तो मुझे नहीं लगता आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत होगी। तो ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी स्कूल में भी और स्कूल के बाद भी, यानी स्कूल के साथ भी और स्कूल के बाद भी। तो जब कुछ पढ़ना है तो उसको ऐसे पढ़ो कि एक बार और आखिरी बार। तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश यहाँ पढ़ रहे हो और फिर आपको अलग से वोकैबलरी के लिए कोई बैच ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें थोड़ी आपको बड़ी लग सकती हैं, लेकिन ये आपके लिए हेल्पफुल हैं और अच्छी हैं, क्योंकि इससे आप ज़्यादा आसानी से समझते हो। ऊपर ऊपर से कराने में हो तो जल्दी जाता है, लेकिन भूलता भी बच्चा जल्दी है और उसके समझ में कुछ भी नहीं आता। इसलिए आपके लोगों के लिए मैंने वो कैब ये इतनी सारी इतने डिटेल में कलेक्ट की हैं। अगर किसी को स्पीड स्लो लगे तो YouTube पर एक ऑप्शन होता है स्पीडोमीटर का, आप 1.5 पे भी देख सकते हैं ताकि आपका जल्दी जल्दी हो जाए। मैं तो अपनी चीज़ों को डिटेल में और पूरा कंप्लीट लेके चलूँगा, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत टाइम लग रहा है या ऐसा भी कुछ, ठीक है भाई। अनग्रेटफुल का मतलब होता है उपकार ना मानने वाला, ठीक है। ऐशान फरामोश। मोर ओवर का क्या मतलब होता है? मोर ओवर का होता है के अतिरिक्त, साथ ही, ठीक है। द फर्म डिड द वर्क वेल, मोर ओवर द कोस्ट वाज नॉट टू हाई। यानी फर्म होता है एक कंपनी, हम कह सकते हैं। डिड द वर्क वेल, उसने काम तो अच्छा किया, हालांकि द कोस्ट वाज नॉट टू हाई, लेकिन क्या नहीं थी, जो कोस्ट थी वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी। यानी मोर ओवर का आप मतलब समझते हो, के अतिरिक्त आप यूज़ कर सकते हो। मोडेस्टी का जो मतलब होता है वो होता है विनम्रता, ठीक है, शालीनता। बीइंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों आपसे, तो बीइंग का क्या मतलब हो जाएगा? अस्तित्व में होने की स्थिति। मैंने आपको बताया था बीइंग क्या होता है, जैसे ह्यूमन बीइंग, तो हम लोगों का एक अस्तित्व ही तो है, हम लोग अस्तित्व में ही तो हैं। द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी हम भी तो जिंदा है ना, हमारा एक अस्तित्व है, तो वही चीज़ है। इसका मतलब क्या हो गया? अस्तित्व में होना या अस्तित्व, एक तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। देखो नीचे लिखा हुआ जीवधारी सजीव प्राणी। बीइंग मतलब जीवधारी, हम लोग सब क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ठीक है भाई। एनोनमसली का मैंने क्या बताया था? नाम ना बताते हुए, छुपे तौर पर, तो उसको क्या कहते हैं? एनोनमसली, ठीक है भाई, गुप्त तरीके से, नाम छुपाते हुए, ठीक है जी। अब चलते हैं हम, और हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होगा, ठीक है भाई। प्यारे बच्चों, चैप्टर हमारा शुरू होगा यहाँ से। अ लेटर टू गॉड, क्या लिखा हुआ है? हेडिंग अ लेटर टू गॉड। बिफोर यू रीड, यानी इससे पहले कि आप पढ़ें। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, उनका कहना है कि विश्वास पर्वत को भी हिला सकता है। दे से फेथ कैन
मूव माउंटेन्स, मूव यानी हिलाना, फेथ यानी विश्वास, यानी जो आपका विश्वास होता है ना वो इतना शक्तिशाली चीज़ है कि वो पर्वत को भी हिला सकता है। बट वट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना जो विश्वास है वो किस चीज़ में करना चाहिए, हमें अपना विश्वास किस चीज़ में करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस, यानी इस स्टोरी के अंदर ना ये क्वेश्चन बहुत बारीकी से प्रस्तुत किया गया है। पोजेस यानी होता है, पोज होता है प्रस्तुत करना, पोज मारना, मारते हैं ना हम पोज, अपने आप को हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो पोज का मतलब हो गया प्रस्तुत करना, और डेलिकेटली हो गया बहुत ही बारीकी से, बहुत ही मतलब फोकस्ड तरीके से ये क्वेश्चन इस स्टोरी के अंदर मतलब क्या किया गया है, पोजेस किया गया है, पोज किया गया बहुत ही बारीकी तरीके से। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, लेंचो एक फार्मर है जो किसे लिखता है, भगवान को लेटर लिखता है। वैन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी क्रॉप क्या हो जाती है दोस्तों, क्रॉप क्या हो जाती है उसकी, बर्बाद हो जाती। तो ruined का यहाँ पे मतलब होता है दोस्तों नष्ट हो जाना, ठीक है, यानी उसकी फसल क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, तो वो भगवान से क्या मांगता है, 100 पैसोज मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर था वो भगवान तक पहुंचा था। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसे पैसे सेंड किए थे। थिंक व्हाट योर आंसर, सोचो कि आपका जवाब क्या होगा। टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस के लिए आपका जवाब क्या होगा, आपको सोचने के लिए कह रहा राइटर। क्वेश्चंस वुड बी एंड गैस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस, मतलब सोचो कि आपका जवाब क्या होगा और गैस करो कि जो मतलब जो स्टोरी होगी ये किस तरीके से कंटिन्यू होगी, किस तरीके से आगे जाएगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें, ठीक है जी। अब आपको इसमें जितनी हमने चीज़ें पढ़ी इसके अंदर जो वोकैब आई हैं वो दिखा देता हूँ एक बार जल्दी जल्दी। फेथ का मतलब होता है भरोसा, ठीक है जी, फेथ का मतलब क्या होता है, भरोसा। डेलिकेटली का क्या मतलब हुआ, डेलिकेटली का मतलब हुआ नज़ाकत से, कोमलता से, यानी बहुत फोकस्ड तरीके से। शी स्टेप डेलिकेटली ओवर द ब्रोकन ग्लास, मैंने आपको बताया था डेलिकेटली होता है बिल्कुल मतलब फोकस तरीके से और बिल्कुल बारीकी से हम कह सकते हैं, ठीक है भाई। डेलिकेटली का मतलब आप समझ गए होंगे, अब चलते हैं आगे। पोज का मैंने मतलब बताया था, यहाँ पे देखो पोज का मतलब क्या हुआ, चित्र बनवाने या फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े होना। एक तो ये होता है, ये प्लरल हो गया, एस लगा दिया पोज के अंदर, पोजेज। और एक होता है लोगों को प्रभावित करने के लिए दिखावा, आडंबर, ठीक है ना, जब हम ज़्यादा स्टाइल मारते हैं, पोज करते हैं तो दिखावा करना भी कहते हैं पोज को। तो आप समझ सकते हैं पोज का मतलब किसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करना। तो यही इसमें स्टोरी की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या था, यही पोज किया था डेलिकेटेडली बारीकी से कि जो भगवान के ऊपर अंधा विश्वास था, ठीक है जी। रियून का क्या मतलब होता है, इसकी रियून्ड हो जाएगी पास्ट फॉर्म, ठीक है जी। किसी चीज़ को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, कि वह बिल्कुल बेकार हो जाए। ए रियून्ड बिल्डिंग, जैसे कोई बिल्डिंग बिल्कुल बर्बाद हो गई, तो रियून मतलब होता है बर्बाद, तबाह कर देना। पैसो क्या है, द बेसिक मॉनेटरी यूनिट ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, यानी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी को हम क्या कहते हैं, पैसो कहते हैं, ठीक है। प्लरल फॉर्म को कहेंगे पैसोज। अब होता है आपका पैराग्राफ नंबर 1। ये आपको भाई एक्टिविटी दे रखी है कि लिखा हुआ है वन ऑफ द चीपेस्ट यानी सस्ता वेज टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस से पैसे भेजना बहुत सस्ता है, वन ऑफ द चीपेस्ट वे है। हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे, सेंड यानी भेजना, रिसीव यानी प्राप्त करना, क्या आपने कभी इस तरीके से पैसा भेजा या रिसीव किया है। हियर व्हाट्स यू हैव टू डू, यहाँ पर आपको क्या करने की ज़रूरत है। एज यू रीड इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन होते हैं निर्देश। डिस्कस विद योर टीचर, अपने टीचर से डिस्कस करो जो भी आपके स्कूल में होंगे। इन क्लास
द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के मतलब, जैसे लिखा हुआ काउंटर, काउंटर क्लर्क, एप्रोप्रिएट, एक्नॉलेजमेंट, काउंटरफॉइल, रिकॉर्ड, कंसल्ट डिक्शनरी नेसेसरी, अगर नेसेसरी हो, अगर ज़रूरत पड़े तो डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आर दीज वर्ड्स कोरस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड इन योर लैंग्वेजेस, मतलब राइटर आपसे पूछ रहा है कि आपकी भाषा में भी ऐसे सेम वर्ड हैं जैसे कि ये इंग्लिश वर्ड हैं। तो बेसिकली ये एक्टिविटी एक लेटर, पहले हम थोड़ी सी वोकैब देख लेते हैं यहाँ पे जो जो लिखी हुई थी, फिर मैं आपको बताता हूँ। चीप, एक वर्ड था चीप, चीप यानी सुपरलेटिव डिग्री हो गई चीपेस्ट। लो इन प्राइस यानी सस्ता, सस्ते को हम क्या कहते हैं, चीप, ठीक है, कम कीमत का। एक सेंड का मतलब क्या होता है, कहीं कुछ भेजना या भिजवाना, ठीक है भाई। बाकी आप देख सकते हैं मीनिंग इंग्लिश में, टू मेक समथिंग गो और बी टेकन समवेयर स्पेशली बाय मेल, रेडियो एक्सेट्रा, कुछ सेंड करना स्पेशली मेल या रेडियो से। यहाँ पे हम क्या सेंड कर रहे थे, डाकघर से, तो वो भी एक तरह का मेल ही हो गया, उस ज़माने में एक तरह का वही मेल हुआ करता था। टू सेंड ए लेटर, पार्सल, मैसेज, फैक्स टू समबडी, उसे कहते हैं सेंड करना। सेंड की ये फॉर्म है सेंट और सेंट, उसमें सेंट लिखा हुआ था ना, तो वो सेंट की सेकंड फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है जी। इंस्ट्रक्शंस का मतलब हो गया किसी वस्तु के उपयोग, प्रयोग आदि के विषय में विस्तृत निर्देश यानी निर्देश देना, ठीक है, क्या करे कैसे करे के विषय में निर्देश। तो बेसिकली जो आपका चैप्टर है उसमें ये मतलब आप समझ सकते हो, ये आपको सूट होगा, मतलब क्या करें कैसे करें के बारे में निर्देश। काउंटर, किसी दुकान, बैंक आदि में एक लंबा, जो वर्ड लिखे हुए थे उनका अब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। किसी दुकान, बैंक आदि में एक लंबा समतल फट्टा जहाँ ग्राहकों के से व्यवहार होता है, उसे क्या कहते हैं, काउंटर। आपको पता होगा काउंटर पटल, ठीक है। काउंटर क्लर्क क्या होता है दोस्तों, काउंटर क्लर्क होता है, एक काउंटर क्लर्क कंप्लीट्स कस्टमर ऑर्डर्स, कस्टमर ऑर्डर्स प्रोसेस करता है, कंप्लीट करता है वो, प्रोसेस पेमेंट्स लेता है, उसकी प्रोसेस करता है, पेमेंट लेना देना, एंड इंश्योर करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मतलब जो कस्टमर का सर्विस अच्छे से हो, कस्टमर सेटिस्फाई हो, इसको इंश्योर करता है यानी पक्का करता है इस चीज़ को। दे में ऑल्सो असिस्ट कस्टमर बाय आंसरिंग इंक्वायरीज, ऑफरिंग डिस्काउंट एंड रिकमेंडिंग प्रोडक्ट सर्विस, मतलब वो एक तरह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए ही काम करते हैं जो होते हैं कस्टमर। काउंटर असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना। दे में ऑल्सो असिस्ट कस्टमर की हेल्प कर सकते हैं बाय आंसरिंग इंक्वायरीज यानी उनकी क्वेरीज का यानी समस्याओं का आंसर दे के, ऑफरिंग डिस्काउंट उनको डिस्काउंट ऑफर करके, एंड रिकमेंड करके, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उन्हें प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताकर। तो काउंटर क्लर्क का ये मतलब हुआ। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, किसी परिस्थिति, व्यक्ति या उपयोग आदि के लिए उपयुक्त यानी उचित, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं एप्रोप्रिएट। किसी वस्तु को बिना अनुमति अपने उपयोग के लिए ले जाना, तो ये दूसरा मतलब है। चैप्टर के अंदर हमारा जो मतलब है वो ऊपर वाला ही होगा, किसी परिस्थिति, व्यक्ति या उपयोग आदि के लिए उपयुक्त या उचित। एप्रोप्रिएट होता है मतलब जो ठीक चीज़ हो, जिसमें कोई खराबी ना हो, कि ये एप्रोप्रिएट है, ठीक है। और एक मतलब ये भी हो जाता है किसी वस्तु को बिना अनुमति अपने उपयोग के लिए ले जाना, टू टेक समथिंग टू यूज़ फॉर योर सेल्फ यूजली विदाउट परमिशन, उसे भी क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएट। एक्नॉलेजमेंट क्या होती है दोस्तों, एक्नॉलेजमेंट होती है किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति को स्वीकार करने या मान्यता देने की क्रिया। एक्नॉलेजमेंट हो गया किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति को स्वीकार करने या मान्यता देने की क्रिया। द एक्ट ऑफ शोइंग दैट यू हैव बीन और नोटिस्ड और समबडी और समथिंग, यानी किसी को आप नोटिस कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं, एक्नॉलेजमेंट। किसी वस्तु की प्राप्ति की रसीद, उसे भी हम क्या कह देते हैं, एक्नॉलेजमेंट।
आप अपनी बुक लेके बैठ लेना और बुक में लेके जब बैठोगे ना तो जो आपको चैप्टर के हिसाब से वर्ड डिफ़िकल्ट लगे उसको आप लिखते हुए चलना, ठीक है ना। तो आपका वहीं पे वर्ड मीनिंग तैयार होते रहेंगे, आपको अलग से कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसी का एक्नॉलेजमेंट का तीसरा मतलब भी है भाई। क्या मतलब है? फ्यू वर्ड्स ऑफ थैंक्स दैट एन ऑथर राइट्स एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ ए बुक टू द पीपल हु हैव हेल्प्ड हिम। कभी कभी आपने देखा होगा राइटर अपनी किताब में क्या लिखता है? एक्नॉलेजमेंट लिखता है, सहयोग के लिए आभार प्रदर्शन करने का व्यक्तित्व जो लेखक अपनी पुस्तक के आरंभ में या अंत में लिखता है। तो आपने कभी किताब अगर देखी हो ना तो उसमें भी जो राइटर लिखता है उसे भी हम एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। काउंटर फॉइल का क्या मतलब हुआ भाई? काउंटर फॉइल हुई द पार्ट ऑफ ए चेक रिसिप्ट टिकट एक्सेट्रा दैट इज केप्ट बाय द गिवर एज ए रिकॉर्ड। यानी चेक, रसीद, टिकट आदि का वह हिस्सा जो देने वाला रिकॉर्ड हेतु अपने पास रखता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिपूर्ण। ठीक है जी। तो काउंटर फॉइल एक तरीके से क्या कह सकते, जो एक तरीके से सबूत के लिए मतलब अपने पास रखा जाए, वही क्या हो जाएगी? काउंटर फॉइल। उसके बाद क्या भाई? रिकॉर्ड। घटित घटनाओं और किए गए कामों का लिपिबद्ध विवरण यानी अभिलेख। रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? अभिलेख। द टीचर्स कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, यानी जो टीचर होते हैं वो बच्चों की प्रोग्रेस का रिकॉर्ड रखते हैं अपने पास। अ रिटन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड बीन डन एक्सेट्रा, यानी जो कुछ हो रहा है उसका रिटन रिकॉर्ड रखना, रिटन अकाउंट रखना। कंसल्ट का क्या मतलब होता है? किसी के विषय में किसी से जानकारी या सलाह मांगना अथवा पुस्तक आदि में जानकारी ढूंढना। ठीक है जी। कंसल्ट क्या होता है? किसी से जानकारी या सलाह मांगने को हम क्या कहते हैं? कंसल्ट करना। टू डिस्कस समथिंग विद समबडी, विचार विमर्श या किसी से बातचीत कर। कंसल्ट करने का मतलब हो गया सलाह करना या सलाह लेना किसी से। ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब हुआ? किसी से संबंधित या उसके समान मेल खाता हुआ, यानी जो सम्मुख हो, जैसे एक जैसा लगे, उसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग। किसी से संबंधित या उसके समान मेल खाते हुए को। रिलेटेड और सिमिलर टू समथिंग, किसी के जैसा। ठीक है। तो सिमिलर टू समथिंग को हम कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग। अब आगे चलते हैं। ये आपको कुछ बता रखा है कि मतलब जो पोस्ट जाती थी पहले के ज़माने में, पोस्ट, आजकल तो पत्र लिखे नहीं जाते, लेकिन ये पहले के टाइम में हुआ करते थे। तो उसी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो ध्यान से। ये एग्ज़ाम से आपके बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। अब ये पिछले ज़माने की बातें हो चुकी हैं दोस्तों, इसलिए हम बढ़ते हैं आगे। आप इन्हें पढ़ सकते हो। ये कुछ चीज़ें आपको दी हुई हैं। ये आपको फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है। लेटर वगैरह कैसे भरते थे, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं इसी फॉर्म के बारे में। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होगा अब, है ना, द हाउस से। बच्चों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम चैप्टर को अगली क्लास में शुरू करेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। एंड सब्सक्राइब द चैनल विक्रांत वत्स। बाय बाय।